गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं स्टूडेंट्स? अच्छे ही रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल, समाकलन, है ना। आज स्टूडेंट्स अपन समाकलन में एक अलग टाइप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा पूरा लेक्चर, हर एक चीज़ आपको समझ आने वाली है। ऐसे कोई चीज़ नहीं बचेगी जो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स देखो, आपको इंटीग्रेट करना हो, ऐसे टाइप का फंक्शन दे दे आपको कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। या फिर ये नीचे वाला फंक्शन अंडर रूट में दे दे, जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट में डाल दिया, ठीक है। तो इन दोनों टाइप के इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या तरीका होता है, वो चीज़ आज हम आपको बताएंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देखो, मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे उसमें अपना पी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू 1 थी। मैंने जो आपको वहाँ बताए थे ना, वहाँ था 1 अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। मैंने इस टाइप के वहाँ आपको इंटीग्रेशन बताए थे। और ऐसे ही वहाँ पर ये था 1 अपॉन में अंडर रूट में ये वाला फंक्शन दे दे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुल मिला के जो अपने वहाँ पहले क्वेश्चन किए थे, वहाँ पर ये जो पी एक्स प्लस क्यू लिख रहे हैं ना अपन, ऊपर वाला टर्म है ना, इसका वैल्यू 1 था। मैंने उस टाइप के आपको इंटीग्रेशन बताए थे, बेसिक चीज़ें भी बताई थी, और कैसे सॉल्व करते इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, वो चीज़ें भी हम आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यदि इस 1 की जगह ऊपर पी एक्स प्लस क्यू दे दे। पी एक्स प्लस क्यू है क्या? ये कोई भी रेखिक फलन है। रेखिक फलन समझते हो? लीनियर फंक्शन, रेखिक फलन, या फिर हम कह सकते हैं लीनियर फंक्शन। समझते हो क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दिया है, उसमें x का हाईएस्ट पावर 1 होना, तो वो लीनियर फंक्शन कहलाता है, रेखिक फलन कहलाता है। यहाँ अपना क्या लिखा हुआ है? पी एक्स प्लस क्यू। इस इक्वेशन में q का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर q है, तो आप इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स की पावर 0 लिख सकते हो। यहाँ बिल्कुल x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। पहले भी हम इस बात पर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, और 1 से q को मल्टीप्लाई करोगे तो q ही आना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ x का पावर कितना है? 1। यहाँ x की पावर कितना है? 0। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर, अधिकतम पावर x की क्या है? 1 है ना। तो इस टाइप के फंक्शन जहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 हो, रेखिक फलन या लीनियर फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़ आती है अपनी नीचे वाली। आपको नीचे क्या लिखा हुआ है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? यह एक द्विघात समीकरण है, या फिर आप कह सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या कह सकते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कैसे पहचानते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, और इसी तरह से हम करें, यहाँ पर x की पावर 0 को लिखें तो यहाँ x की पावर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है ना, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो ये एक द्विघात समीकरण, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, घात द्वि हो यानी कि 2 हो, घात 2 हो, ठीक है। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसी इक्वेशन जहाँ हाईएस्ट पावर x का 2 हो। समझ आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान यही है कि आपको अंश में, अंश यानी कि स्टूडेंट्स न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और हर यानी कि डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला पार्ट, ठीक है। अंश में आपको एक ये रेखिक फलन दे दे, और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन यदि आपको दे देता है तो कैसे सॉल्व करना है, तो वो चीज़ें आज अपन ने समझनी। पहचान, आइडेंटिफिकेशन समझ आया कैसे पहचानते हैं? ऊपर लीनियर फंक्शन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन जो मैंने आपको पहले समझाए थे, उसमें क्या था? अंश में ऊपर 1 हो और नीचे क्या हो? वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब आता है कि इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये तो हमें समझ आ गया, पहचान लेंगे। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व कैसे करते हो? अंश और हर समझ आ गया ना। ये मैंने अभी आपको क्या बताया है, ऊपर वाले पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अंश होता है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको इस फॉर्म में लिख लो। ए कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, डी बाय डी एक्स, और यहाँ आ जाता है हर। आपका हर को आपने एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। जो भी आपका हर में होता है ना फंक्शन, इस टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन है ना,
ठीक है, तो उसका आपने एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होता है, ठीक है। प्लस आता है बी, यहाँ ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिए पहले, तो हर क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए और बी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, बताएंगे कैसे फाइंड करते हैं, सब चीज़ें क्लियर होंगी अभी, ठीक है। ए और बी कांस्टेंट है, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जानी है, बस ये चीज़ याद रखना, स्टार लगा लो। सारे क्वेश्चन हम इस टाइप के इसी फॉर्मेट से सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से पार्ट में हम इस तरह के फॉर्मेट में हम बना लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी वो समझो एग्जाम्पल से। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपना, आपको इंटीग्रेट करना हो 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2 को, ठीक है। इंटीग्रेशन दिया है आपको 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2। जरा पहले तो चेक कर लो इसी फॉर्मेट का है भी कि नहीं। क्या था ये हमारा, ऊपर रेखिक फलन नीचे द्विघात समीकरण, ठीक है। जरा देखना 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2, ऊपर रेखिक फलन नहीं है क्या, px + q, p की जगह 4 लिख दिया और q की जगह 1 लिख दिया, बस और कुछ नहीं करा, ठीक है। और नीचे क्या है, ax² + bx + c, ये चीज़ होती है नीचे। यहाँ पर क्या है, एक तरह से a की जगह 1 लिख दिया, ठीक है, x² की जगह x² है, प्लस bx होता है प्लस 3x हो गया, यानी b की जगह 3 पुट कर दिया, और +2 है, यहाँ c होता है तो c की जगह क्या लिख दिया आपका 2। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करना है, वही चीज़, इस फॉर्मेट को आपने रखना है याद, ठीक है। तो देखो अंश लेना है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट लेना है, तो ले लीजिए 4x + 1 को इक्वल टू का साइन लगाना है, कोई भी कांस्टेंट a होता है a लिख लो, d/dx करना है हर का, यानी कि d/dx करना है इस पार्ट का, तो क्या आ जाएगा d/dx x² + 3x + 2, ठीक है। नीचे वाला पार्ट लिख लिया, प्लस आना है b, तो प्लस हमने कर दिया b, क्लियर, समझ आया। अब क्या करना है, अब पहले इसको समाकलन करो, इसको सॉरी अवकलन करो, डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या आ जाएगा 4x + 1 = a। डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स आता है आपको, मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज बताए थे जब हम क्वेश्चन करते थे। x⁴n का क्या होता था, x के रिस्पेक्ट में जब हम x⁴n का करते थे तो क्या होता था स्टूडेंट्स, फॉर्मूला n x⁴n-1 है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पावर का हो गया ये n x⁴n-1, और x बचता था उसका मैंने आपको बताया हुआ है, क्या आता था मल्टीपल में, क्या आएगा dx/x, dx/dx, अरे d/dx तो है ही है, और x का करोगे तो x, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट इसका अवकलन हम क्या लिख देते हैं n x⁴n-1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है ना। मैंने देखो जब आप फार्मूलाज आपको जब मैंने बताए थे, हम पहले क्वेश्चन करते थे, वहाँ कभी कभी हम ऐसा भी लिख सकते थे, कई बार ऐसा भी लिखते थे कि dx⁴n, ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे नहीं कहती थी कि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका कैसे होता था स्टूडेंट्स, = पहले तो वही पावर का ये हो जाएगा n x⁴n-1, ठीक है। फिर यहाँ क्या आता था dx/dx, यहाँ मैं कह ही नहीं रही किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा x का dx, ठीक है। ये चीज़ें स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम कई बार जब समाकलन करते थे, क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे, इसी तरह से हम करते थे, समझ आई चीज़ें। तो देखो अपना तो यहाँ पर ये यूज़ आ रहा है, तो x⁴n का क्या होता है n x⁴n-1, यहाँ किसका करना है x² का, तो n की जगह 2 लिख दो, क्या आ जाएगा 2 x⁴2-1, ठीक है। तो 2 - 1 क्या हो गया 1, x⁴1 यानी कि 2x, तो x² का क्या हो गया स्टूडेंट्स 2x, प्लस अब क्या है 3x, 3 तो कांस्टेंट है लिखा रहा हूँ, x की पावर क्या इतना है यहाँ 1, तो अब यहाँ फॉर्मूले में 1 लिख दो, n की जगह 1 लिख दो, तो क्या आ जाएगा 1 × x⁴1-1, यानी कि 1 × x⁴x, नीचे वाला पार्ट कुछ नहीं है, अपॉन में मत समझ लेना, 1 × x⁴0, और x⁴0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 × 1 क्या आ गया 1 ही, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया 1, और 2 कांस्टेंट है, इसका हो गया 0, ठीक है। और प्लस b आपका एज इट इज़
चल ही रहा है, ठीक है। तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4x+1 इज इक्वल टू ए, ब्रैकेट में 2x + 3 और प्लस ये आपका b, ठीक है। अब फाइंड करनी है आपको a और b की वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड करना है, अब ये चीज़ अच्छे से समझ लो, हमेशा यूज़ आएगी। a की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, देखो a यहाँ किसके मल्टीपल में आ रहा है, इसको ऐसा करो, पहले इस ऐसे लिख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 2x × a, ठीक है, +3 × a और प्लस ये आपका b। अब निकालो a और b की वैल्यू। तो ज़रा देखो a की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, x के गुणांकों को x के कोफिशिएंटों की तुलना करो, कंपेरिजन करो। कोफिशिएंट तो समझते हो ना स्टूडेंट्स आप लोग, देखो आपको लिख कर दे रहा है -7x², पूछ रहा है x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, तो कहना x² के आगे क्या लिखा है, -7 लिखा है ना, तो x² का कोफिशिएंट -7 ही है। क्लियर। अब मैं यहाँ कह रही हूँ a और b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड कर रहे हैं, देखो a की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांकों की तुलना करने पर। तो x के गुणांकों की तुलना करो, कंपैरिजन करो दोनों तरफ, ठीक है। तो करना स्टूडेंट्स, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 4, तो लिख लीजिए 4, ठीक है। और तो कुछ है नहीं ना, इक्वल टू का साइन लगा दो, इक्वल टू चल रहा है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2 और a। अब देखो यूँ मत कहना कि ये आगे तो नहीं लिखा ना यहाँ पर a, आपने तो कहा था आगे, आगे से मतलब यही है कि मल्टीपल में लिखा हो। यदि ऐसे लिखा है x² 7 तो क्या कहोगे, यही कहोगे x² का कोफिशिएंट यहाँ 7 है। x² 7 जनरली हम लिखते नहीं हैं, इसी तरह से लिखते हैं 7x², ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि इसके आगे, समझ आ रहा है। तो यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट 2 और a, तो 2a लिख लिया, ठीक है, +3a, इसमें तो x नहीं है ना, x के गुणांकों की कर रहे हैं हम, तो छोड़ दो। यहाँ भी x नहीं है तो छोड़ दो। 2a 4 = क्या आ गया 2a, तो आप a की वैल्यू नहीं बता सकते, 2 को डिवाइड में भेज दो, 4/2 = a, तो a = क्या आ गया 2 2 = 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, ठीक है। अब फाइंड करेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, अचर पदों की तुलना करने पर। अचर पद यानी कि कांस्टेंट, जैसे 1 है 3 हो गया, ये सब चीज़ कांस्टेंट है ना। अब हम इनकी वैल्यू, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको यूज़ करेंगे। तो लिखो अचर पद यानी कि कांस्टेंट टर्म्स की तुलना करने पर, उनको कंपेयर करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। तो यहाँ अचर पद क्या है 1, x वाला तो है नहीं ना अचर, अचर मतलब जिसके साथ x नहीं हो, ऐसे समझ लो, अचर हो वो, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ क्या है 1, तो 1 इक्वल टू का साइन है लगा दिया। यहाँ तो x है छोड़ दो, अचर यानी कि जिसमें x ना हो। यहाँ क्या है 3 है, इसमें x नहीं है तो लिख लो 3 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर x है क्या, नहीं है, तो प्लस b। a की वैल्यू तो हम फाइंड पहले ही कर चुके हैं 2, तो यहाँ a की जगह आप क्या लिख देंगे 2, क्या आ जाएगा 1 = 3 × 2 + b, ठीक है। 3 दूनी क्या हो गया स्टूडेंट्स 6, तो क्या आ गया आपका 1 = 3 दूनी 6 + b, ठीक है। b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 को इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा 1, 6 इस साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो 1 - 6, 1 - 6 क्या आ गया -5, ठीक है। तो b की वैल्यू आपकी क्या आ गई -5, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5। अब यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है, और आ जाएगा अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का अच्छे से तरीका समझ आपको। तो देखो पुट कर दो वैल्यू, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5 आप इस इक्वेशन में, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देखो ज़रा क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, कर दीजिए स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन में क्या है आपका 4x+1 = a की जगह लिखना है हमें 2x + 3 एज इट इज़, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है -5, तो -5, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लो, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इस तरह से लिख लो 4x+1 = इसे भी सॉल्व कर लो, चाहो तो अंदर सॉल्व करोगे या फिर इसी तरह से लिखा रहने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 2x + 3 और ये प्लस माइनस -5, ठीक है, समझ आया। तो 4x+1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 2, 2x + 3 -5। अब यहाँ पर यूज़ कर लो, 4x+1 की जगह क्या लिख दोगे ये, अरे इसके इक्वल ही है ना, तो इसकी जगह हम ये वाले टर्म लिख रहे हैं, ठीक है। तो लिख दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 4x+1 की जगह ये वाली चीज़ लिख रहे हैं हम 2
2x प्लस 3 और ये आपका -5 और अपॉन में ये वाला टर्म एज इट इज़ x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इसका आपने स्टूडेंट्स करना है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। स्टूडेंट्स इस टाइप के इंटीग्रेशन बिल्कुल लेंथी हो जाते हैं बट देखो इजी होते हैं। ये मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ये a b की वैल्यू फाइंड करने में ही इतना टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, और नहीं तो जब आप खुद करोगे बहुत जल्दी सॉल्व स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब इसे सॉल्व कर लो। कैसे करोगे, पहले अलग अलग कर लो, तो अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन। पहले इस पे लगा लो 2x प्लस 3 अपॉन में ये वाला टर्म x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और ये आपका dx और -5 अपॉन ये वाला टर्म एज इट इज़, अलग अलग कर रहे हैं हम अप्लाई, तो x² प्लस 3x प्लस 2 और ये आपका dx भी एज इट इज़। ठीक है, अब 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इसे भी इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचा 2x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और ये आपका dx एज इट इज़। ठीक है, और ये -5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर गया, 1 अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 और ये आपका dx। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो अलग अलग इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स, ये थोड़े से लेंथी हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हम पहले ये वाला पार्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, 2 को तो रखा रहने तो सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन की। 2 तो मल्टीप्लाई में चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अपन किसका फाइंड कर लेते हैं, पहले 2x प्लस 3 अपॉन में x² प्लस 3x प्लस 2 dx, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसा करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड, ऐसा करिए x² प्लस 3x प्लस 2 को मान लीजिए आप t। ठीक है, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करना है हमें इसका, तो डिफ्रेंशिएशन करोगे, x² का डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x। ठीक है, x² का हो गया स्टूडेंट्स 2x। समझ आ रहा है, यहाँ पर मैंने वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं यहाँ x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रही हूँ। ठीक है, जो x के रेस्पेक्ट में करते थे तब अपना ये आता था, मैंने बता दिया वैल्यू कैसे 1 होती थी, मैं यहाँ इस तरह से कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n x की पावर n-1 और dx, तो x² का क्या हो गया 2x की पावर 2-1, 2x की पावर 2-1। ठीक है, और ये आपका dx यहाँ से क्या आ गया 2x की पावर 2-1 यानी कि 1। ठीक है, और x की पावर 1 को क्या लिख दोगे x, तो मैंने इसी तरह से यहाँ कर रही हूँ। x² का हो गया 2x और x का हो गया अपना dx। ठीक है, प्लस 3x, तो 3x का क्या हो जाता है 1, मैंने आपको पहले ही बताया था। x की पावर 1 का अपना क्या हो गया था 1, हम पहले भी देखो इसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं, हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, बस यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए dx नहीं आया था मल्टीपल में। ठीक है, मैंने बता दिया सब चीज़ें कैसे आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर 1 का उसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 1 और dx आ जाएगा। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको बताया था ना n की वैल्यू 1 के लिए इस फॉर्मूले में आपने रखी थी, तो यहाँ से वैल्यू आपका क्या आ गया था 1 आया था ना। देखो समझ नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा बता देते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम 3x का कर रहे हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, मैंने यहाँ सिर्फ x के रेस्पेक्ट में ऐसा नहीं लिखा है कि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर बचा आपका dx। ठीक है, 3 किस फॉर्मूले से करोगे, dx की पावर n का क्या था n, x की पावर n-1, तो x की पावर यहाँ कितना है 1, तो यहाँ n की जगह क्या पुट कर दोगे 1, क्या आ जाएगा 1 x की पावर 1-1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, पहले भी बताया आपको। क्या आ जाएगा 3, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 3। समझ आया, 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3, तो मैं यहाँ यही कह रही हूँ 3x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3। ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन इज 0। समझ आया, यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ना, x की पावर 1 का हमने कर दिया है ये चीज़ें, और x की पावर 1 का करा है, x का भी तो dx आना है ना। मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ आपका पावर का बता रही हूँ, बिल्कुल इस गलती मत कर देना, यहाँ पर क्या आना है dx भी आना है।
मैं यहाँ पर लिख दूंगी स्टूडेंट्स, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिखा था। ठीक है, एक्स की पावर 1 का तो इस तरह से कर लिया, बचा एक्स, एक्स का हो गया डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो गया स्टूडेंट्स डी टी। तो यहाँ से आपका आ गया 2x डी एक्स प्लस 3dx इज इक्वल टू डी टी। डी एक्स दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3dx इज इक्वल टू आ गया आपका डी टी। ठीक है, तो देखो 2x प्लस 3dx यहाँ पर क्या लिख दोगे इसकी जगह डी टी। तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन, ये वाला नीचे वाले टर्म को आपने टी माना हुआ है तो डी टी अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो मैंने आपको पहले ही बताए थे, सारे फॉर्मूलाज याद हैं। 1 अपॉन एक्स डी एक्स मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया हुआ है, क्या होता था लॉग एक्स। यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा लॉग टी। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। नाउ लॉग की टी की वैल्यू पुट कर देनी है लॉग के अंदर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब करना है इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड, तो क्या है नाउ आपने फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब ऊपर 1 होता था तो हमने इस टाइप के पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया था। तो स्टूडेंट्स मैं इसका जो बेसिक था उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा इसका बेसिक लेक्चर। मैं आज आपको बता रही हूँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, यहाँ जो भी x का कॉफिशिएंट है ना 3, उसे आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसका कर दीजिए स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कर देना है हमें। तो यहाँ 3/2 के स्क्वायर को एक बार ऐड कर दो और माइनस 3/2 का स्क्वायर कर दो और आपको एक +2 एज इट इज़ है और ये आपका dx। ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी वहाँ से समझ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के हम बहुत सारे इंटीग्रेशन कर चुके हैं, चाहो तो इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ भी आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इसके इक्वल है क्योंकि देख सकते हो ये प्लस है माइनस है कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2, यही चीज़ है। ठीक है, बस मैंने आपको ये समझाना होता है यहाँ कि 3/2 कैसे लाते हैं, वो चीज़ मैंने आपको हल्का फुल्का बताने की कोशिश करी है, बट अच्छे से समझना चाहते हो तो वो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स ये लेंथी हो चुका है बहुत ज़्यादा लेक्चर अपना। तो यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन, अब आप इसको लिख लो इस तरह से, एक्स स्क्वायर लिखा है ना, यहाँ से ले लो एक एक्स, यहाँ पे साइन प्लस है, प्लस ले लो, माइनस होता तो माइनस ले लेते, प्लस ले लिया, 3/2 का स्क्वायर है, यहाँ ले लिया 3/2 का एक पावर। ठीक है, इसका कर दिया होल स्क्वायर। इस टर्म की जगह हमने स्टूडेंट्स ये चीज़ लिखी है, कैसे लिखते हैं वो स्टेप भी आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा, समझ लीजिएगा। आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो, रिवर्स में सॉल्व कर लीजिएगा इसको, यही चीज़ आ जाएगी। सॉल्व कैसे करोगे, वो सॉल्व कर लोगे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए की जगह यहाँ अपने क्वेश्चन में x है, b की जगह 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ a की जगह x, b की जगह 3/2 रख देना, यही चीज़ आपकी आ जानी है। ठीक है, नेक्स्ट वाले टर्म को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या है -3/2 का स्क्वायर और +2, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा -1/4। ठीक है, -1/4 और ये आपका dx एज इट इज़ चल ही रहा है। अब x प्लस 3/2 को t मान लीजिए, लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी। नाउ वही डिफ्रेंशिएशन करना है हमें। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx, 3/2 कांस्टेंट है, 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, t का हो गया dt, तो आपकी वैल्यू आ गई dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3/2 की जगह t लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1/4 को मैं लिख रही हूँ 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर बिल्कुल 1/4 ही होता है, 2 2 4, dx की जगह हम लिख रहे हैं dt। इस टाइप के इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूलाज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। इस टाइप के काफ़ी सारे इंटीग्रेशन के हम आपको डायरेक्ट फार्मूलाज पहले बता चुके हैं, बट जो यहाँ यूज़ आ रहा है इंटीग्रेशन का फार्मूला वो आज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ यूज़ आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन फार्मूला। क्या होता था इसका इंटीग्रेशन फार्मूला, 1 अपॉन 2a लॉग। ठीक है, यहाँ पर क्या है x माइनस ए
तो x माइनस ए अपॉन होता था x प्लस ए। याद करने का तरीका है, x माइनस ए है ना, तो ऊपर x माइनस ए आएगा, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। स्टूडेंट्स यहाँ यूज़ आ रहा है आपका ये फॉर्मूला, अप्लाई कर दीजिए। x की जगह अपना t है तो वेरिएबल अपन यहाँ t यूज़ कर लेंगे, और a स्क्वायर है, यहाँ 1/2 का स्क्वायर है, तो a का वैल्यू क्या है अपने क्वेश्चन में 1/2। ए स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर है, कंपेयर करने पर ए क्या है 1/2, तो यहाँ पे यूज़ कर लो वैल्यू 1/2। ए की जगह 1/2 लिख लो, लॉग मोड x की जगह हमने t लिखना है, वेरिएबल t है, माइनस a की जगह लिखना है 1/2 अपॉन x की जगह t लिखना है, प्लस a की जगह लिखना है 1/2 मॉड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सॉल्व कर लीजिए, t की वैल्यू पुट करेंगे अपन। देखो पहले ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये नीचे क्या आ गया अपना 1, तो 1/1 कुल मिला के ये हो गया 1, तो मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो वही चीज़ आती है, तो 1 को हमने यहाँ छोड़ दिया, अंदर क्या बचा, t की वैल्यू रख दो x प्लस 3/2, ठीक है। तो x प्लस 3/2 और यहाँ आपका -1/2 चल ही रहा है, अपॉन में भी t की वैल्यू रखोगे x प्लस 3/2, ठीक है, प्लस आपका क्या है 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं अलग से, तो क्या आ जाएगा आपका लॉग x प्लस 3/2 माइनस 1/2, तो x तो एज इट इज़ चलने ही दो, 3/2 में से 1/2 लेस करके बता दो क्या आएगा, तो 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम लोगे क्या आएगा ऊपर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2, और अपॉन में भी क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया। सो स्टूडेंट्स 3/2 माइनस 1/2 आपने सॉल्व करा तो वैल्यू कितना आ गया 1, तो यहाँ पर इसकी जगह लिख दो, x तो अपना चल ही रहा था x प्लस 1 अपॉन में x प्लस एज इट इज़ 3/2 प्लस 1/2। अब इसे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 3/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4/2, 2 2 ज़ा 4, तो अपना सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आ गया 2, ठीक है। तो 3/2 प्लस 1/2 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखो ये अपना किसका आंसर आया स्टूडेंट्स, जो अपन ये इंटीग्रल लेके चल रहे थे इसका, ठीक है। इसकी वैल्यू अपनी फाइंड हो गई, इसकी वैल्यू यही माना था ना, इसकी वैल्यू फाइंड हो गई ये, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ये, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ रख दें तो अपना जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर आ जाएगा। अपने क्वेश्चन के इक्वल चल रहा था, अपने क्वेश्चन का इंटीग्रेशन था ये, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2 और 2x प्लस 3 का रख दो पहले तो वैल्यू, तो क्या आ जाएगा कुल मिलाकर आपका आंसर देखिए ज़रा, इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन अपना क्या आ गया स्टूडेंट्स, लॉग वैल्यू रख दो लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, और -5, तो -5 इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, अभी हमने फाइंड आउट करी, क्या आ गई थी लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोड चल ही रहा था अपना, ठीक है, सॉरी लॉग के बाद था मोड, देखो प्लस यहाँ तक तो सी समझ आया, -5 आपका एज इट इज़, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपनी क्या आ गई स्टूडेंट्स, लॉग मोड में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है, तो लॉग मॉड में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, अब ये मत कहना स्टूडेंट्स एक बार और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, लिख दो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, अभी बता देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया अपना 2 लॉग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये क्या आ गया आपका -5 लॉग x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। c प्लस c क्या होगा स्टूडेंट्स 2c, ठीक है, यहाँ ऐड में क्या आप एडिशन में लिख लेना 2c, ठीक है। अब 2c को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, 2c इज इक्वल टू c डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या 2c की जगह आप क्या लिख दोगे c डैश, तो प्लस में क्या आ जाएगा आपका c डैश, कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, कांस्टेंट से c लिखो c डैश लिखो, एक बार लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, हमने बताया तो नहीं ना कि यही होगी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहो तो इस तरह से कर लेना, c प्लस c 2c हो गया, फिर लिख लेना हमने 2c को मान लिया c डैश, लिख लेना साइड में लेट 2c इज इक्वल टू c डैश, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2c की जगह c डैश लिख देना, ठीक है। बस एग्जाम में लिख कर जरूर आना कि हेयर c डैश इज इक्वल टू 2c इज अ
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे सी लिख के आते हो तो सी के लिए लिख के आना कि सी इज़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं लिखोगे तो मैं बार बार बोल रही हूँ नंबर कट जाएंगे। इतना लेंथी क्वेश्चन के बाद इस चीज़ से नंबर मत कटवाना, ये लिख कर आइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अपना जो क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था अपन को, 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ गया, ये वाला वैल्यू, ठीक है। ये आपका आंसर है। समझ आया स्टूडेंट? बिल्कुल स्टूडेंट्स, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ।